हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो मैं फिर आप लोगों के साथ आई हूँ डिस्कस करने कि नेट का एग्ज़ाम क्या है, इसका पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होगी। सबसे पहले हम नेट एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये लेक्चरशिप का एग्ज़ाम है। इसके बाद आप चाहें तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं या इसको क्लियर करके आगे फर्दर जो भी लेक्चरर की गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, क्योंकि नेट और पीएचडी उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है, तो आपको ये पास करना कंपलसरी है। बाद में आप वो भी फाइट कर सकते हैं। अब सबसे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नेट के लिए क्या है। नेट के लिए आपका जिस सब्जेक्ट से आप नेट देना चाहते हैं उसमें मास्टर्स होना ज़रूरी है। जैसे अपन यहाँ पर कॉमर्स के लिए बात कर रहे हैं, कॉमर्स में नेट के लिए तो आपका एमकॉम होना ज़रूरी है। लेकिन आपका एमकॉम पास यानी फाइनल ईयर में होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एमकॉम प्रीवियस में है तो भी आप नेट दे सकते हैं। लेकिन आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप एमकॉम प्रीवियस में है और आप नेट दे रहे हैं तो जब आपका नेट क्लियर हो जाता है उसके विद इन 2 ईयर्स में आपकी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी वो आपका पास किया हुआ नेट वैलिड माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका नेट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मेक श्योर दैट कि विद इन 2 ईयर्स में आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाए, जो जनरली हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं क्या है नेट का सिलेबस। तो आप लोगों को पता है कि इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जनरल पेपर, उसके अंदर भी 10 यूनिट्स आती हैं, जो जनरली रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके अलावा पीपल, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, इस तरीके की 10 यूनिट्स आती हैं। सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉमर्स के लिए। कॉमर्स के पेपर के अंदर भी 10 यूनिट्स आती हैं। आप इसका सिलेबस एनटीए की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, ये पेपर पहले ऑफलाइन मोड में होता था और यूजीसी कंडक्ट करवाता था। उसके बाद बीच में 2 या 3 अटेम्प्ट के लिए सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया। जब यूजीसी से नेट का जो पैटर्न है वो सीबीएसई के पास आया, तब उसके पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो गया था। और उसके बाद वापस से अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है एनटीए, जो नेट कंडक्ट करवाती है। जब पहले ऑफलाइन मोड में होता था तो इसमें 3 पेपर होते थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब जब ऑनलाइन मोड हो गया है तो इसमें सिर्फ 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर है और सेकंड पेपर जो अपने सब्जेक्ट का पेपर है। ऑनलाइन मोड का मतलब यहाँ है कि आपको कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना होगा। आपकी लॉगिन आईडी बनेगी, वो सब आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे बता दिया जाता है। फिर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके बाद आपको वहीं आंसर देना है। एक टाइम लिमिट होगी, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो वो खुद ही सॉफ्टवेयर अपने आप ही बंद हो जाएगा वहीं पर। तो मेक श्योर डैट कि टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में बच्चे इतने हैक्टिक हो जाते हैं, इतनी टेंशन ले लेते हैं कि उन्हें आता है सब कुछ लेकिन वो टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हमारा फोकस इस पर भी रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, वो सब हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। अब कॉमर्स का सिलेबस क्या है तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसा मैंने अभी बताया 10 यूनिट्स आएगी इसके अंदर। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट कोड है वो है 08। अगर आप एनटीए के साइट पर जाके सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो सब्जेक्ट कोड 08 है, उसके आगे कॉमर्स लिखा हुआ होगा और थोड़ा आगे इंग्लिश और हिंदी में डाउनलोड लिखा हुआ होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है तो गूगल पर जाकर डायरेक्टली नेट सिलेबस 2020 डालेंगे तो सीधे वही ऑप्शन आ जाएगा। 10 यूनिट्स में जो यूनिट 1 होती है हमारी, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर 2 पार्ट इंक्लूड है। एक पार्ट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दूसरा पार्ट है इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चैप्टर थोड़े कम है, ये पार्ट थोड़ा इजी पड़ता है, क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, मतलब इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एंड इंटरनेशनल बिजनेस,
ये पार्ट थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, करंट से भी रिलेटेड है, अपडेट बहुत चाहिए इस पार्ट के लिए, तो थोड़ा सा इसको हमें ध्यान में रखना है। हमारी यूनिट नंबर 2 है अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। अकाउंट्स और ऑडिटिंग वाली यूनिट में भी 2 पार्ट है। एक पार्ट है अकाउंट्स, जिसके अंदर हम लोग जो अब तक 12th से लेकर और पूरा एमकॉम तक जितने भी अकाउंट्स पढ़ते हुए आए हैं उसके कुछ चैप्टर्स लिए गए हैं, कंपनी, पार्टनरशिप, तरह तरह की कॉस्टिंग ली गई है, ऐसे करके अकाउंट्स का सेक्शन होता है। सेकंड सेक्शन इसमें है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आप लोग बेसिकली पढ़ के आए हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही था हमारे ग्रेजुएशन में ऑडिटिंग का, उसके कुछ चैप्टर्स लिए गए हैं। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमने 12th में पढ़ी है, वही इकोनॉमिक्स से सारे डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। यूनिट 4 है हमारी बिजनेस फाइनेंस। आप लोग ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में जो FM सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो है बिजनेस फाइनेंस, उसके चैप्टर है जिसमें आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, ये सब चैप्टर पढ़ते थे, वही है। यूनिट 5 है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ज़्यादा पोर्शन बिजनेस स्टैटिक्स का है, आप लोगों को याद होगा मीन, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यूज़, ये सब आप इसके अंदर पढ़ते थे। सेकंड पार्ट है इसका रिसर्च मेथड, जिसके अंदर आप रिसर्च मेथडोलॉजी का थोड़ा पोर्शन पढ़ेंगे। UGC नेट का जो फर्स्ट पेपर है, जिसकी यूनिट है फर्स्ट या सेकंड रिसर्च की, वही यूनिट यहाँ भी कवर की गई है, उसी में से थोड़े से टॉपिक इस रिसर्च मेथड में। तो अगर आप वहाँ तैयारी कर लेंगे, यानी फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे, उसके साथ आपका ये वाला पोर्शन अपने आप ही हो जाएगा। यूनिट नंबर 6 है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगेन ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है बिजनेस मैनेजमेंट सॉरी फ्रेंड्स, एंड सेकेंड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप लोगों ने दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं। बिजनेस मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फियोल के, वो सारे चैप्टर्स इसके अंदर कवर होंगे। एंड सेकेंड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप लोगों ने ये भी पढ़ा है, ट्रेनिंग आता है इसके अंदर, रिक्रूटमेंट आता है, जो ग्रेजुएशन में हम भर्ती, चयन, ये सब पढ़ते हैं, वो लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर बैंकिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, ये भी करंट से थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है। जनरली नेट फोकस करता है ऐसे टॉपिक्स पर जो करंट से रिलेटेड हो, वो जानना चाहता है कि बच्चे कितने अपडेटेड हैं। अगर हम आगे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, हम लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो क्या हम अपने आप को करंट से अपडेट करते हैं? इसीलिए जो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपको स्पेशली करंट अपडेट का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर मार्केटिंग का पूरा आएगा, सेल्स, प्रमोशन, सारे टॉपिक्स जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। यूनिट नंबर 9 है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। आप लोग ग्रेजुएशन में जो लॉ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आता है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट आता है, कंपटीशन एक्ट आता है, फेरा, फेमा, ये सारे एक्ट लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में आप लोग कवर करेंगे। कंपनी लॉ भी आएगा इसके अंदर। ये यूनिट अभी नई ऐड हुई है, पहले नहीं थी। यूनिट 10 है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। आप लोग ग्रेजुएशन में यानी अपने BCom सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स पढ़ कर आए हैं, सभी अच्छे से जानते हैं सब्जेक्ट को, तो यूनिट नंबर 10 इनकम टैक्स है। इस तरीके से आपकी 10 यूनिट्स होती है। मैं एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज़ कर देती हूँ कौन कौन सी 10 यूनिट्स है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि ये 10 सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं और अच्छे से कवर करने हैं। यूनिट 1 है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। यूनिट 2 है अकाउंट एंड ऑडिटिंग। यूनिट 3 है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट 4 है हमारी बिजनेस फाइनेंस। यूनिट 5 है हमारी बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मैथड। यूनिट 6 है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट 7 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यूनिट 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। यूनिट 9 है लॉ की लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और यूनिट 10 है इनकम टैक्स। अब आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? एक यूनिट से ज़्यादा आते हैं, सबसे इक्वल आते हैं, कैसा क्या पैटर्न रहता है पेपर का? तो पेपर फर्स्ट है, सेम 10 यूनिट्स है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर होगा। 10 यूनिट्स है सेकंड पेपर के अंदर जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है। इन 10 यूनिट्स में से आपके पास क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन, मतलब जैसे उसमें एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं।
सेम वही 2 मार्क्स के होते हैं ईच क्वेश्चन, और ये 200 का होता है। तो टोटल मिलाकर आपका 300 का पेपर होता है। अब आप लोग कहेंगे क्या इसमें 40% मिनिमम क्राइटेरिया है कुछ पास करने का? तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं आप लोगों को कि मिनिमम 40% आप लोगों को पेपर 1 में लाना है, तब जाके आप लोगों का पेपर 2 चेक होगा, या ऐसा कुछ परसेंटेज। ये ठीक है कि आप लोगों को पेपर 1 में मिनिमम जो 40% है वो लाना है, लेकिन आप लोगों का इसके बेस पर कोई स्कोर कार्ड नहीं बनेगा, रिज़ल्ट इसके बेस पर नहीं आएगा। रिज़ल्ट इस बेस पर आएगा कि क्या कट ऑफ जाती है। हम जो लोग मेरिट में आते हैं नेट के एग्ज़ाम के अंदर, उनको JRF बोलते हैं, मैं बताऊंगी इसके बारे में आगे। तो जो JRF आते हैं उसके बेस पर नेट की कट ऑफ डिसाइड होती है। फिर अगर आपकी परसेंटेज उस कट ऑफ के अंदर आ रही है तो आप नेट सेलेक्टेड हैं, अगर आपकी परसेंटेज उस कट ऑफ के अंदर नहीं आ रही है तो आप नेट सेलेक्टेड नहीं होंगे। और वहीं आप जो टॉप 6% रैंकिंग वाले होते हैं वो JRF क्लियर करते हैं, फिर उनके बेस पर नेट की परसेंटेज डिसाइड होती है। मिनिमम आप मान के चले, अगर आप अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और साथ में पेपर 1 को कंटिन्यू लेकर चलते हैं, तो आप लोग अपना टारगेट हमेशा बना के रखिए कि आप लोगों को 60% बनानी ही है। आप लोगों के मॉक टेस्ट में 60% के करीब क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, इतने नंबर आने चाहिए हमेशा, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप ये चीज़ मेंटेन करेंगे ना, तब जाके आपके चांसेस होंगे कि हाँ मैं नेट सेलेक्टेड होऊंगा या होता हूँ। इसमें रिजर्वेशन का भी है परसेंटेज का, अब जनरल कैटेगरी के लिए भी EWS का बन गया है, तो ये सब चीज़ें तो रहेंगी इसमें साथ में। बट मेन हमारा जो फोकस है वो स्टार्टिंग से रहेगा 60% का। इसलिए आप लोगों को सब्जेक्ट की बहुत अच्छी और वास्ट कवरेज रखनी पड़ेगी। अब आप लोग पूछेंगे कैसे तैयारी करें, क्या सारी 10 के 10 यूनिट पूरी कवर करनी होगी, पूरा सिलेबस पढ़ना होगा क्या, नोट्स बनाने होंगे क्या? तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, हम इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने पूरे के पूरे सिलेबस को कवर किया हो 100%। हम लोग हमारे स्कूल टाइम से जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबको 100% कवर नहीं करते। जो हमारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं हम उनका सिलेबस 100% कवर कर लेते हैं। जो सब्जेक्ट हमें नहीं पसंद या वो हमें समझ में नहीं आ रहे या किसी कारण से हमें प्रॉब्लम आ रही है उनमें, तो हम उन्हें या तो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, या फिर जितना पोर्शन हमसे हो सकता है हम कर लेते हैं। सेम वही स्ट्रैटेजी है। आप लोग अगर इसमें 100% सिलेबस कवर करने जाएंगे ना, तो आप लोग ना तो सिलेबस कवर कर पाएंगे, ना ही आप लोग एग्ज़ाम से पहले रिविज़न कर पाएंगे। तो आप लोग बेसिकली फोकस करें सबसे पहले इसके सिलेबस को देखकर कि कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो मेरे इंटरेस्ट के हैं, जो मैं अपने ग्रेजुएशन मास्टर से पसंद करता हूँ, जो मुझे इजीली याद हो जाएंगे या मैं पढ़ पाऊँगा। क्योंकि क्या होता है, अलग अलग बच्चे होते हैं, सबके अलग अलग चॉइसेस होती है। किसी को प्रैक्टिकल पसंद होता है, वो प्रैक्टिकल में बहुत स्ट्रांग होता है, फटाफट से कर लेता है, थ्योरी उसे याद नहीं होती है, क्रैम अप की आदत नहीं होती है। कई बच्चे होते हैं जो थ्योरी पोर्शन में बहुत अच्छे होते हैं, कहते हैं हमें कितनी भी थ्योरी याद करा लो, प्रैक्टिकल नहीं होता, समझ में ही नहीं आता है। तो आप लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेबस देखकर उसके अंदर यूनिट को चूज़ कर ले कि ये यूनिट मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रहेगी, मैं इसमें स्ट्रॉन्ग हूँ, और ये वाली यूनिट ऐसी है जो शायद मेरे से नहीं होगी। तो आप लोग 10 में से कम 6 to 7 यूनिट्स तो 100% सिलेबस कवर करके जाएं। 2 या 3 यूनिट्स को या तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर उसका जितना पोर्शन आपसे हो जाता है इजीली वो आप कर लीजिए और बाकी को स्किप कर दीजिए। अब आप लोग कहेंगे मैम ऐसे तो हम रह गए, तो अगर हमारा नेट क्लियर नहीं हुआ तो ये अश्योरिटी मैं आपको देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग 100% सिलेबस कवर करने जाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या हम नेट एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे? लेकिन इसके आप लोगों को यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे ना, JRF अवॉर्डी की स्टोरीज़ बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, JRF अवॉर्डी स्टूडेंट जो आपको बताएंगे खुद अपनी स्ट्रैटेजी। ऑलमोस्ट सबको सर्च करके एनालिसिस करके मैंने पता लगाया है या ये समझा है कि कोई भी 100% सिलेबस कवर करने पर फोकस नहीं करता। सब स्टूडेंट अपना कोर एरिया चूज़ करके जिसमें वो स्ट्रॉन्ग है उसको 100% कवर करते हैं, और फॉर श्योर वो लोग 2 या 3 यूनिट स्किप कर देते हैं जो उन्हें हार्ड लगती है। जितना पोर्शन उसका स्किप कर सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं याद उतना कर लेते हैं।
फिर उन्होंने जो 60 to 70% सिलेबस अपना कवर किया है वो बार बार उसे याद करते हैं, बार बार उसका रिवीजन करते हैं। उससे क्या होता है, आपके 100% चांसेस हो जाते हैं कि जो 60 to 70% सिलेबस आपने कवर किया है और उसका 2 से 3 बार आपने रिवीजन किया है, उससे आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करके आते हैं। तो अगर आप 60 to 70% सिलेबस ठीक करके आ जाते हैं तो आप लोग अपने आप 60 to 70% बना लेंगे। और अगर आप इतनी परसेंटेज बना लेते हैं तो डेफिनेटली आपका नेट और जीआरएफ दोनों क्लियर हो जाएगा। तो मेरी मानिए तो आप लोग बजाय पूरे सिलेबस पर फोकस करने के केवल अपना 60 to 70% सिलेबस पर फोकस कीजिए। केवल उन यूनिट्स को लीजिए जो आपके इंटरेस्ट के फील्ड की है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप उन यूनिट्स में से भी टॉपिक स्किप कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कल को आप जो टॉपिक स्किप करते जा रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन उठ कर आएंगे। फिर आप कहेंगे मैम आपने तो कहा था 60 to 70% सिलेबस कवर करना, भाई हमने तो कर लिया लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ ये बोला है कि जो यूनिट्स 6 to 7 यूनिट्स आप कर रहे हैं उसका आपको 100% सिलेबस भी कवर करना है, साथ में 2 to 3 टाइम आपको रिवाइज भी करना है। तब जाके गारंटी होती है कि हाँ आप लोग उसके क्वेश्चन ठीक करेंगे। अब आप लोग कहेंगे क्या पढ़ना ही एनफ है? तो गाइज मैं आप लोगों को यहाँ ये भी बताना चाहूँगी, आप लोग ये जो सिलेबस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ धीरे धीरे, आप ये टॉपिक्स पढ़ें, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स की बुक आती है आर गुप्ता की, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, सबसे पहले आप लोग वो परचेज़ करें। उससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर्स से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। एक बेनिफिट और है सबसे बड़ा जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हर साल कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले सालों से रिवाइज हो रहे हैं। तो मेक श्योर हमारे वो क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए। तो आप लोग अपना सिलेबस कर रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न पता लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है आप लोगों को वो पता लग रहा है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आप लोगों को उसकी तैयारी हो रही है। साथ में ये क्वेश्चंस करने से आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट बैठता है, क्योंकि हम जब वो पेपर करने जाते हैं, हमने मान लो अभी कोई पेपर सॉल्व किया, फिर धीरे धीरे हम अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो जब सिलेबस में वो टॉपिक आता है ना तो हमें फटाफट से मेमोराइज हो जाता है, या हमें क्लिक नहीं होता तो हमें पता लग जाता है कि अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और फटाफट क्लिक हो जाता है तो हमें ये लग जाता है कि हाँ हमारी तैयारी सही चल रही है, कॉन्फिडेंस आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना मस्ट है, उसे छोड़ के नहीं जा सकते, उसके बिना एग्ज़ाम क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। साथ में जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास ये नहीं है आप लोग पूरा दिन बैठेंगे, एग्ज़ाम दे ले आराम से, कभी भी दे सकते हैं कितना भी क्वेश्चन, वहाँ एक फ़िक्स टाइम होगा। और 100% स्टूडेंट्स कोई भी जो एग्ज़ाम देने जाता है आप उससे सुनेंगे कि वहाँ पर ऐसा कुछ होता है टेंशन के कारण कि टाइम कम पड़ जाता है, क्वेश्चन आते थे लेकिन टेंशन से क्वेश्चंस का आंसर ध्यान नहीं है, लेकिन टाइम लग रहा है, हाथ काँप रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है जिससे क्वेश्चन छूट गए। तो इस चीज़ को या इस कमी को सुधारने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें विद टाइम मैनेजमेंट। आप लोग घड़ी रख ले, अलार्म क्लॉक रख ले, टाइम उसके अंदर फिक्स कर दें, फिर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें। फिर आप लोग जब देखेंगे कि हाँ विद इन टाइम मेरा पेपर हो जाता है, तब आप लोग मानेंगे आप लोगों की बेस्ट तैयारी है। तो हमें शुरू से टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखना है, शुरू में हमें सिर्फ पेपर सॉल्व करना है नॉर्मल बिना टाइम मैनेजमेंट के। जब हमारा सिलेबस हो जाता है ना और फिर हम रिवीजन प्रोसेस में आते हैं, ये मैंने तब के लिए बताया है कि तब आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए देखकर पेपर सॉल्व करना है। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ भूल रही थी बीच में, वो ये कि आप लोगों को मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जो ऑनलाइन होते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। जनरली बच्चे करते क्या हैं, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एक टाइम पर, कि मैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, खूब सारा पढ़ रही हूँ, ऑफलाइन पढ़ रही हूँ, आर गुप्ता के बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, हो रहे हैं, अच्छे स्कोर्स भी आ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट भी है, बट मैंने फ़ोन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की। मैंने जो बुक से ऑफलाइन क्वेश्चन है वो सॉल्व किए टिक मार्क करके। जब मैं एग्ज़ाम में जाती हूँ और मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठती हूँ तो वहाँ अचानक ऐसा होता है कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे हैं या मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो जो घर पे टाइम लग रहा था उससे भी ज़्यादा लग रहा है। उसका रीज़न ये होता है, बहुत डिफरेंस होता है जब आप ऑफलाइन मोड से घर पर पेपर सॉल्व करते हैं और आप फ़ोन पर सॉल्व करते हैं।
अगर आप मॉक टेस्ट फ़ोन पर सॉल्व करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो प्रैक्टिस होती है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे। तो मेक श्योर डैट कि आप लोग मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अपने फ़ोन पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर करें, ताकि आप लोग उसके साथ हैबिचुअल हो जाए और वहाँ जाके बिल्कुल भी हैक्टिक ना हो। तो ये भी हमको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। तो अब आप लोगों को क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, हम लोग किस किस सब्जेक्ट में दे सकते हैं, हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ये सब आज पता लग गया है। अब हम धीरे धीरे पर्टिकुलर एक एक यूनिट का क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत क्रूशियल है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इजी हैं, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिर हम लोग उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर साथ के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उससे